स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू एड्यूक्रक्स। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th, 12th एंड दो स्टूडेंट्स हु विश टू टेक द नीट एग्जाम एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024। तो हमने अभी बिगिन किया है अपना क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसका हम ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लेट्स हैव अ क्विक रीकैप बिफोर बिगिनिंग। हमने अपनी अब तक की क्लास में देखा है that we have studied about the nature of matter, that it exists in three major forms: solids, liquids and gases. Solids जो हैं they have a definite shape and they have a definite volume. Gases जो हैं apart from solids and liquids they do not possess a definite shape or a volume, और liquids जो intermediate हैं दोनों के they possess a definite volume but not a definite shape. Then we moved on to the classification of matter into pure substances and into mixtures. Pure substances को फिर हमने subdivide किया into elements and compounds, and mixtures को हमने subdivide किया या bifurcate किया into a mixture of uniform composition which was a homogeneous mixture and a mixture of non-uniform composition जिसे हमने कहा था heterogeneous mixture. Then we moved on towards the properties. फिर हमने distinguish किया chemical और physical properties में कि कैसे physical properties में we do not need to change the identity of the matter. तो उस केस में जो हमने physical properties पढ़ी थी कुछ important, they were mass, weight, उन दोनों के बीच का difference समझा, density, volume, टेम्परेचर, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। फिर हमने डिस्कस किया कुछ बेस क्वांटिटीज के बारे में जो एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम्स के हिसाब से डिवाइस की गई है या चूज की गई हैं, विच वर मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन द टेम्परेचर एंड लास्टली द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सारी बेस क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया और उनकी नोटेशन देखी। उसके बाद हमने बात की सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एंड हाउ वी कैन यूज देम इन performing calculations in chemistry, कि कैसे हम significant figures determine करते हैं। We studied them based on 5 different rules and how we use them in different calculations of multiplication, division, addition and subtraction. After that we studied about the unit factor method या हमने dimensional analysis की, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। एंड लास्टली हमारा जो सेगमेंट रहा है उसमें हमने पढ़ा है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के बारे में। तो आज हम बिगिन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे हमारे यूजफुल हैं फॉर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, और कैसे एटम्स से एलिमेंट्स बनते हैं और एलिमेंट्स से मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स से हमारे आगे जिन्हें हम कंपाउंड्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इट वाज गिवन बाय एंटोइन लेवॉइजर इन द ईयर 1789। अब इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दीज कंक्लूजन्स वर मेड ऑन, या इन्होंने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया बेस्ड ऑन सर्टन कंबशन रिएक्शंस। एंटोइन लेवॉइजर ने अपनी एक्सपेरिमेंट में कुछ कंबशन रिएक्शंस परफॉर्म की, जिसके बाद उन्होंने नोट किया दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स केम आउट टू बी इक्वल। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर कंक्लूजन को ड्रॉ किया दैट सिंस इन दीज रिएक्शंस द मास इज नॉट चेंजिंग, हेंस इट मीन्स इट कांट बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो मास जो है एक तरीके से इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ। अब हमने पहला लॉ तो देख लिया है। नेक्स्ट लॉ की बात करें तो नेक्स्ट लॉ में हम देखेंगे अ लॉ दैट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस विच इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जोसेफ प्राउस ने कहा है दैट अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम एक कंपाउंड ले रहे हैं उसमें चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, उसमें जो भी आपके प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स दे विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। अब इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन जोसेफ प्राउस एक्सपेरिमेंट। अब उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्राउस ने कंसिडर किया एक केमिकल कंपाउंड विच वॉज दिस ग्रीन कलर्ड कंपाउंड कॉल्ड क्यूप्रिक carbonate।
क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड को उन्होंने लिया एक सिंथेटिक सोर्स से और एक नेचुरल सोर्स से, और दोनों ही सोर्सेस से उन्होंने पाया जो परसेंटेज ऑफ कॉपर था इट केम आउट टू बी 57.35%. The percentage of oxygen came out to be 9.74% in both the cases, and the percentage of carbon was 38.91%. तो इन्होंने कंक्लूड किया दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, जो प्रपोर्शन है एलिमेंट्स का इन अ गिवन मैटर फॉर्म में, अगर जो भी हमारा मैटर है जो कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट बाय इट्स वेट. तो ये था इनका कंक्लूजन बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग क्यूप्रिक कार्बोनेट. मूविंग ऑन, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच वाज डिवाइज्ड बाय डाल्टन इन द ईयर 1803. अब इस लॉ के हिसाब से डाल्टन सेज दैट इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी दो एलिमेंट्स जो हैं केपेबल हैं ऑफ फॉर्मिंग मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन कंपाउंड, जो हमारा मास ऑफ वन एलिमेंट है, that combines with the fixed mass of the other element are always in the ratio of small whole number. They will always be in the ratio of small whole number. अब इस particular law को हम एक example से समझेंगे, तो चलिए example की तरफ move करते हैं. Consider करिए, अब हमारे दो elements हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये combine करके आपको देंगे water. We all know that. Water that goes by the formula H2O. और सेम है हमारे पास हाइड्रोजन which combines with oxygen to give you hydrogen peroxide that goes by the formula H2O2. अब दोनों केसेस में अगर मैं एक एलिमेंट which is हाइड्रोजन उसका मास फिक्स कर देती हूं, that is combining with a fixed quantity of the other element. मान लीजिए इस केस में जो fixed quantity है वो 16 grams है और इस केस में जो fixed quantity है it is 32 grams. तो ये बना रहा है हमारा water which is 18 grams and hydrogen peroxide which is 34 grams. तो अगर हम लॉ को वापस से अगर हम उस स्टेटमेंट को रिवाइज करते हैं तो हमें पता चलता है दैट हमारे दो एलिमेंट्स दैट आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मोर देन वन कंपाउंड, इफ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट हैज अ फिक्स्ड मास it combines with the other element having a fixed mass, they do so in a simple whole number ratio. यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो लूंगी it comes out to be 1:2. तो ये है आपका एक रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, राइट. तो ये था इस लॉ का मतलब. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ. तो यहां तक हमने अभी 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर लिए हैं. अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द फोर्थ लॉ विच इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. अब तक हमने गैसेस की बात तो की नहीं थी, अब इस चौथे लॉ में हम बात करेंगे हाउ डू गैसेस कंबाइन. लेट्स सी. अब हमें पता है दैट गे-लुसाक ने 1808 दिया है ये लॉ, जिसका स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, अगर गैसेस कंबाइन कर रही हैं या किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही हैं इन अ केमिकल सैंपल, दे ऑलवेज डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट ऑल द गैसेस आर एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब इस बात का मतलब क्या है? जस्ट अभी हमने देखा दैट हमारा हाइड्रोजन जो है इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, एक सिंपल कॉम्बिनेशन जो हमारा रिएक्शन है जो हमें देता है वाटर. अब हम इसमें बात करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ गैसेस एंड वॉल्यूम्स. अब सिंस अब गैस की बात कर रहे हैं तो हम इसमें वॉल्यूम के थ्रू बात करेंगे. तो अगर मान लीजिए मैं इसमें हाइड्रोजन ले रही हूँ 100 ml, इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन विच इज 50 ml. ये दे रहा है मुझे वाटर विच इज अबाउट 100 ml, जो इस रिएक्शन में इतना बन रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो देखूंगी मेरे इन दोनों गैसेस का विच आर एट द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
तो इनका जो रेशियो आएगा, अगर मैं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन लूंगी तो 2:1 का एक सिंपल रेशियो है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये काइंड ऑफ मुझे रूल नंबर 2 या लॉ नंबर 2 जो था मेरा, आई शुड से लॉ नंबर 2, रूल्स एंड लॉज आर डिफरेंट। तो जो लॉ 2 के हिसाब से जोसेफ प्राउस ने कहा था दैट हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेट प्रोपोर्शंस वाला जो वो लॉ था, इन दैट वी टॉक्ड अबाउट मासेस, हमने वहां वेट की बात की, बट यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो इट इज जस्ट सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ दैट लॉ। तो अब हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 जो है, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री इन एक्चुअली अ ग्रेट एस्पेक्ट। दिस इज द एवोगैड्रोस लॉ, क्योंकि इनका जो ये लॉ डिवाइस किया गया है, इससे जो एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसके बारे में हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवोगैड्रो इन द ईयर 1811 ही डिवाइस्ड दिस पर्टिकुलर लॉ। ही सेड दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास दो गैस सैंपल्स है, मान लीजिए गैस ए एंड गैस बी, उन दोनों गैसेस का जो है वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, मान लीजिए वॉल्यूम इज के विच इज अ कांस्टेंट, जिनका टेम्परेचर एंड प्रेशर भी फिक्स कर रखा है विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ऐसी इन दोनों सैंपल्स ऑफ गैसेस का जिनका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है, हमेशा उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल। तो ऐसी गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स इक्वल। तो ये है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रो ने अपने इस पर्टिकुलर लॉ में जो है एक एग्जाम्पल दिया था। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे इस लॉ को और बेहतर। अब हमारे पास है वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हम ट्वाइस ले रहे हैं, तो मैं इसे कंबाइंड कह सकती हूं दैट इट इज 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब दिस 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इट कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो वाटर वेपर, द गैस फॉर्म ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड, तो इट फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। कुछ इस तरीके से वाटर वेपर बन जाएगा, राइट। यहां पे हम देख रहे हैं वाटर वेपर बन गया। अब जो है, मैं अगर ये पहला बॉक्स कंसिडर करूं, इसमें मुझे देख रहे हैं कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक साथ कंबाइंड है, यानी ये एक डाई एटॉमिक फॉर्म में है। तो एवोगैड्रो ने अपने लॉ में यही कहा था, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन टू टेक प्लेस, जिसमें हमारी कोई भी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन ना बचे। अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, अब आप यहाँ देख सकते हैं सारे हमारे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स बन के तैयार हो गए, कोई अनरिएक्टेड ऑक्सीजन नहीं है। फॉर दिस टू हैपन, हमारे जो ये एटम्स हैं, इनको साथ में कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि दे मस्ट बी एग्जिस्टिंग इन सम पॉलीएटॉमिक फॉर्म। इस केस में ये डायएटॉमिक फॉर्म में है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कंबाइन हो रखे हैं कुछ इस तरीके से, और हमारे ऑक्सीजन के भी कुछ इस तरीके से डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं देखूं, वाटर कुछ इस फॉर्मूला में एग्जिस्ट करता है विच इज H2O। अब H2O के लिए दैट मीन्स फॉर एवरी हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन है हमारे पास, वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स टुगेदर। तो इस केस में अगर मेरे पास ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं फॉर दिस वन पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम, तो ये यूज हो जाएगा, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के लिए वी विल कंसिडर दिस ऑक्सीजन, for these 2 this one, for these 2 again this one, similarly for this we can consider this oxygen। ये दोनों कंबाइन करें इस ऑक्सीजन से टू फॉर्म द वाटर वेपर मॉलिक्यूल। अगर हम गैसेस का केस कंसिडर कर रहे हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के लिए ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन, इन दोनों के लिए ये, फॉर दीज 2 हाइड्रोजन वी हैव दिस, और इन दोनों हाइड्रोजन के लिए ये ऑक्सीजन। तो अब हम देख सकते हैं देयर इज नो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन लेफ्ट। तो ये हमारा स्टेट करता है दैट देयर इज
a possibility of the atoms to exist in a combined form or in a diatomic or polyatomic form. But इस particular assumption को एवोगाड्रो की rule out कर दिया गया था, although later जब research और आगे बढ़ी, it was accepted in Germany कि ये जो assumption थी that was absolutely correct. और उसके बाद इन सारे 5 laws of chemical combination से डिवाइस किया गया डाल्टन की atomic theory. उन्होंने अपनी एक atomic theory दी थी. अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ postulates. Dalton की atomic theory is based on a very simple statement. वो जो simple statement है हमें पता है that everything around us, all the forms of matter, they are comprised of atoms. तो हम यहाँ पे similar उसी बात पर अपने सारे postulates derive करेंगे. तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आखिर कहती क्या है? तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है इसके हिसाब से फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट व्हाट अ ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी कॉइन की थी विच वाज एटोमियोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल. दैट मीन्स इट कैन नॉट फर्दर बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. तो एटम जो है वो सबसे छोटी इकाई है, उससे और छोटा कोई भी आपके पास पार्टिकल नहीं है, ऐसा कहना था ग्रीक जो हमारे फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस का. और उन्होंने टर्म एटम जो थी एटोमियोस वर्ड से ही डेराइव की थी. तो डाल्टन ने अकॉर्डिंग टू अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, इन्होंने ये कहा, उन्होंने केमिकल फिलोसफी के बेसिस पे कहा कुछ ये 4 रूल्स या 4 पोस्टुलेट्स इन्होंने इनके बारे में बात की. पहले तो उन्होंने ये कहा दैट ऑल द मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ दोज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, दैट दोज आर एटम्स. उसके बाद उन्होंने बात की अगर किसी एक एलिमेंट की बात करूं, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, मान लीजिए मैं एक एलिमेंट हाइड्रोजन ले रही हूं, इसके जितने भी कंप्राइजिंग एटम्स हैं दे विल बी आइडेंटिकल बोथ इन देयर मास एंड ऑल दोज प्रॉपर्टीज. यही अगर मैं दूसरा एक एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ, मान लीजिए ऑक्सीजन, तो इसके जितने भी कंप्राइजिंग एटम्स हैं दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हाइड्रोजन. तो यही हमारा थर्ड पॉइंट कहता है दैट द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट. तो इस एलिमेंट के एटम्स जो है डिफर करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट से. अब ये दोनों जो है कंबाइंड ही हम स्टेटमेंट दे सकते हैं इन दोनों पर्टिकुलर पोस्टुलेट से, दैट द कंपाउंड्स आर combinations of 2 or more different types of atoms. कि जो compounds हैं वो basically combination है 2 or more different types of atoms के. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड की बात करूं कि दैट द कंपाउंड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more different types of atoms. यही अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूं दे कंबाइन टू गिव H2O. तो these basically this compound H2O is a combination of these different types of atoms. तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं इन्हीं से मिलके बनता है आपका कंपाउंड. और इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फॉर्मेशन में सिर्फ एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी ये मिलके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ. इट्स रादर जस्ट अ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो ये है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मेजर पॉइंट्स. हमने अब तक एटम्स, उनसे मिलके बनने वाले एलिमेंट्स, उनसे मिलके बनने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स, उनसे मिलके बनने वाले बड़े कंपाउंड्स की बात करी. तो अब हम इन्हें वे कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझेंगे. हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली इज द एटॉमिक मास. अब हम सबसे छोटे एटम का मास देखेंगे कैसे डिटरमाइन करते हैं. इनिशियली जब साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी तो दे जस्ट मेड अ सिंपल अजम्पशन दैट हाइड्रोजन का जो उन्होंने कहा था मास जो है हाइड्रोजन एटम का, वी विल कंसिडर इट एज 1. इट वाज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. और बाकी जितने भी एटम्स का मास लिया जाएगा इट विल बी relative to the hydrogen atom, but later on it was changed. इस पर्टिकुलर रूल को चेंज कर दिया गया था. एंड जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है एटॉमिक मासेस का,
It is based on the carbon 12 as the standard and has been agreed upon in the year 1961. यानी 1961 onwards हमने ये particular जो system है जो पुराना वाला था we gave up on that and हमने न्यू सिस्टम डिवाइस किया, यानी कि कार्बन 12 की बात करते हैं। कार्बन 12 कुछ ऐसे लिखा जाता है, इट इज बेसिकली वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 3 तरीके के हैं, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14। तो ये है 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट के आइसोटोप्स कैसे फॉर्म होते हैं? तो बेसिकली कार्बन जो है हमारा, उसके 3 आइसोटोप्स हैं जिसमें हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है। एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। आइसोटोप्स में क्या होता है, हमारा बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है इट रिमेन्स द सेम, और हमारा जो मास नंबर है इट डिफर्स, ये हमारा डिफर करता है। तो ये है बेसिकली हमारी आइसोटोप की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि इस सिस्टम में है क्या। अब हमने इसे एक स्टैंडर्ड तो मान लिया, बट ये हमारा एटॉमिक मास डिटरमाइन करने में कैसे हेल्प करता है। तो हम देखेंगे कि इस सिस्टम में कार्बन 12 विच इज आइसोटोप ऑफ कार्बन इज असाइंड अ मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट। एक मास असाइन कर दिया इसे विच इज 12 एटॉमिक मास यूनिट और AMU, एंड masses of all the other atoms are given relative to this standard। और अब इसके जितने भी हम मास किसी और एटम के डिटरमाइन करेंगे that will be relative to this standard that we have set। तो as per this standard अगर मैं कहूँ that 1 AM, जैसे हमारे पास अगर ये दे रखा है कार्बन 12 का जो मास दे रखा था, मास ऑफ one atom of this particular isotope that was fixed to be 12 AMU। ठीक है, अगर बाय डेफिनेशन में कहूँ, अगर मुझे लिखना हो 1, तो क्या मैं 1 AMU को लिख सकती हूँ 1/12 इंटू 12 AMU? बिल्कुल लिख सकती हूँ, यानी अगर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूँ तो इवेंचुअली मेरे को 1 AMU ही मिलता है। तो मैं इसी से डेफिनेशन बनाऊंगी अपने 1 एटॉमिक मास यूनिट की। तो यहाँ पे हम वापस से लिखते हैं 12। अब 12 AMU क्या है? इट इज द मास ऑफ, यहाँ से देखेंगे अब हम, इट बेसिकली इज द mass of 1 atom of carbon 12 isotope। तो यही हमने डिफाइन किया that 1 atomic mass unit is defined as the mass equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 isotope, कुछ इस तरीके से। तो ये कार्बन 12 के जो एक एटम के मास के 1/12 के बराबर होता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट। आगे बढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसिडर करेंगे। अब के सिस्टम में क्या है, लेटर ऑन अ चेंज वाज डिवाइस्ड कि अब हम 1 AMU की जगह, एटॉमिक मास यूनिट की जगह एक कॉमन टर्म यूज करते हैं विच इज 1U। मतलब अगर मैं कहूँ तो AMU हैज सिंपली बीन रिप्लेस्ड बाय U विच फॉर यूनिफाइड मास। एक नया सिस्टम डिवाइस हुआ है, एज पर दैट इट इज नाउ नोन एज यूनिफाइड मास। अब हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज। हमें पता है कि 1 AMU में होता है बेसिकली आपका, एक AMU में होते हैं 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU में इतने ग्राम प्रेजेंट होते हैं। अब मैं कहूँ कि मुझे देखना है, अगर कन्वर्ट करना है ग्राम में दिया हुआ मास, मान लीजिए मुझे अगर एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास, उसका मुझे दे रखा है मास विच इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मुझे अगर ये ग्राम में जो प्रेजेंट है एक एटम हाइड्रोजन का मास, मुझे ये AMU में कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सिंपली मैं करूंगी, मेरा जो ग्राम में मास है यानी मास इन AMU will be equal to, मेरे पास जो दे रखा है मास इन ग्राम ऑफ एटम इन ग्राम में, डिवाइडेड बाय जो 1 AMU की वैल्यू है ग्राम में विच इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हाइड्रोजन की मुझे निकालनी है, तो हाइड्रोजन का मुझे पता है जो मास इन ग्राम्स है वो कुछ आता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैं इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा ये 24 है। इन्हें डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगा, ये टर्म्स गेट कैंसल्ड,
तो ये आएगा 1.0078 AMU, जिसे मैं सिंपली राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 1.008 AMU। अगर सिमिलरली मुझे AMU में निकालना है द मास फॉर एटॉमिक मास फॉर ऑक्सीजन, तो इट कम्स आउट टू बी 15.995 AMU, कुछ इस तरीके से। तो ये है मेरा एटॉमिक मास निकालने का इन AMU, अगर मुझे ग्राम में दे रखा हो। कन्वर्जन फैक्टर मैंने देख लिया क्या है कि एक AMU में कितने ग्राम्स होते हैं, तो उस बेसिस पे आई कैन सिंपली सॉल्व इट। अब हमने बात कर ली एक पर्टिकुलर एटम की। अब उन एटम्स की बात करेंगे जिनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कि हमने अभी कार्बन का एग्जाम्पल देखा कि कार्बन के केस में it is existing in 3 different isotopic forms, which is carbon 12, carbon 13 and carbon 14, जिसमें हमारे जो अटोमिक नंबर होता है, बेसिकली अटोमिक नंबर जो है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो तीनों केस में मेरा अटोमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो फिक्स्ड है, और जो मेरा अटोमिक मास होता है, मास नंबर जिसे कहूंगी मैं, that basically is equal to the number of protons plus neutrons। इस केस में 6 6 है तो 12, 6 7 है तो 13 और 6 plus 8 है तो 14। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गिव्स मी द एटॉमिक मास। अब इस केस में डिटरमाइन या कंप्यूट करने का एक सिंपल तरीका है, which is to multiply the relative abundance and take the average, multiply the relative abundance with the mass of that element, और उनका फिर एवरेज ले लेना है बाय सिंपली एडिंग देम अप। अब हम देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली गो अबाउट इट। एक एग्जांपल से समझेंगे। यह है एग्जांपल नियॉन का। अब नियॉन जो है इट इज एग्जिस्टिंग इन 3 डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स। एक है नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। इसमें मास दे रखा है फॉर नियॉन 20 विच इज 19.9924, 21 का है 20.9938 और एक का है 21.9914। अगर अब मुझे निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, आई विल मल्टीप्लाई द रिलेटिव अबंडेंस। जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो परसेंटेज में दे रखी है रिलेटिव अबंडेंस, याद रखिए ये परसेंटेज फॉर्म में है, मल्टीप्लाइड बाय जो उसका मास है, इस तरीके से। और हम इसका ले लेते हैं समेशन। समेशन हम कैसे लेंगे अब हम देखते हैं, यानी जितने हर एक आइसोटोप है उनका ये प्रोडक्ट निकाल के हर तीनों का एंड देन वी ऐड देम अप इन द एंड। तो समेशन हम कैसे लेंगे, लेट्स सी। पहला केस देखेंगे। पहले केस में है मेरे पास रिलेटिव अबंडेंस जो है, अब हम परसेंटेज फॉर्म में ले रहे हैं। तो परसेंटेज का ये मतलब हो जाता है दैट इट इज 90.48 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.9048। तो जब मैं लिखूंगी तो इस तरीके से ये टर्म मेरी मल्टीप्लाई करी जाएगी मास से। यही अगर मेरा दूसरे केस में अगर देखूं, परसेंटेज जो है रिलेटिव अबंडेंस का वो 2710 है परसेंट, तो इट कम्स आउट टू बी 0.2710 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.02710, कुछ इस तरीके से। आफ्टर दैट हमारा जो थर्ड है उसका रिलेटिव अबंडेंस जब देखूंगी इट कम्स आउट टू बी 9.253 डिवाइडेड बाय 100, सो इट कम्स आउट टू बी 0.09253। इससे पहले वाले केस में होगा 0.002710, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम देखेंगे कि 19.9924 मल्टीप्लाइड बाय 0.9048 प्लस 20.9938 मल्टीप्लाइड बाय 0.002710 प्लस 21.9914 इंटू 0.09253, कुछ इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि इनको जब हम प्रोडक्ट लेके ऐड करेंगे तो इन तीनों का जो वैल्यू आती है कुछ इस तरीके से आएगी।
पहले की आएगी जो हमारा प्रोडक्ट आता है, इट कम्स आउट टू बी 18.0891235 दूसरे का आएगा हमारा 0.056893198 और तीसरे केस में आएगा हमारा 2.03486 कुछ इस तरीके से। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आएगा विच इज 20.18088096। अब सिंपली मैं कर दूंगी इसे राउंड ऑफ। अब हमने राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है, हाउ डू वी राउंड ऑफ। तो ये बन जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 20.2 U, बिकॉज अब हम यूनिफाइड मास के फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो इट बिकम्स 20.2 U यूनिफाइड मास। तो कुछ इस तरीके से वी फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। मूविंग ऑन, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी कंसिडर द मॉलिक्यूलर मासेस। अब हमारे एटम्स जो हैं उनसे हमारे एलिमेंट्स बने और एलिमेंट से जो हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं हम उनका मास कैसे कैलकुलेट करा जाता है। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इट इज बेसिकली द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अब उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है वो हम कैसे अब डिटरमाइन करेंगे और वो क्या है वो हम देख चुके हैं। इट इज ऑब्टेन्ड, अ मॉलिक्यूलर मास जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास जो है हमारा ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड देन एडिंग देम अप टुगेदर। अब लेट्स सी एन एग्जांपल और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट का आखिर मतलब क्या है। नाउ वी सी दैट H प्लस O ये कंबाइन करके मुझे देते हैं H2O। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट है, मैं एटॉमिक मास जो है जो ये मुझे दे रखे हैं यहाँ पे, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम्स एंड देन ऐड देम अप टुगेदर। अब जैसे पहले केस में है 1794, अब यहाँ पे 2 है ये नंबर ऑफ एटम्स तो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस आपका ऑक्सीजन। अब सिंस ये एक ही है तो मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 डजंट मेक अ डिफरेंस, तो ये आ जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 18 यूनिफाइड मास। ये यू में दे रखी हैं वैल्यूज। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलूँ, मान लीजिए मीथेन का एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ विच इज, या और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं कि ये मीथेन है और उससे ज्यादा एक और कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो ग्लूकोज C6H12O6। तो इसका देखेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है, कार्बन का अगर यहाँ लिखूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय जो उसका नंबर है, इस केस में 6 है, प्लस जो हमारा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है मल्टीप्लाइड बाय 12 क्योंकि इस केस में 12 है, प्लस द एटॉमिक मास ऑफ आपका जो ऑक्सीजन है मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ग्लूकोज। मीथेन के केस में भी यही रहेगा कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है प्लस 4 टाइम्स जो हमारा हाइड्रोजन का रहेगा, दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स। मूविंग ऑन, अब हमने यहाँ पे एटॉमिक मासेस की बात कर ली, एवरेज एटॉमिक मासेस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की विच इज द फॉर्मूला मास। अब हम फॉर्मूला मास जो है कंसिडर करते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं दैट व्हेन ब्रोकन डाउन तो दे गेट स्प्लिट अप इनटू आयंस, कुछ इस तरीके से। तो इनका जो सिंपल डिसोसिएशन है वो आयंस में होता है एंड दे आर एग्जिस्टिंग इन अ क्रिस्टल लैटिस सॉलिड स्ट्रक्चर। तो ये मॉलिक्यूल्स तो नहीं, रादर दे आर एग्जिस्टिंग इन अ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म। तो इस वजह से ये आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे सीजियम क्लोराइड के केस में ये इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे रखा है जहाँ पे हर एक सीजियम आयन जो है इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयंस। तो इसका हम देखेंगे, अगर कैलकुलेट करूंगी मास तो दैट वुड बी गिवन बाय द फॉर्मूला मास। तो मूविंग ऑन, देखते हैं कि कैसे हम इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। The formula for CaCl, which is cesium chloride, is used to calculate the formula mass instead of molecular mass, as the solid state cesium chloride does not exist in a rather single entity, यानी वो single entity molecule की form में ना exist करके rather exists into a solid state form, यानी crystal lattice में एक ionic compound की तरह exist करता है। तो यहाँ हमारा जो cesium का
अगर मैं बोलूँ सीजियम आयन का मास है और क्लोरीन का जो हमारा मास है, ये हमारे जो आयन्स हैं Cl माइनस का, इस केस में जो हमारे फॉर्मूला मासेस रहेंगे, तो ये हमारे ईच आयन के लिए भी हम फॉर्मूला मास जो कहेंगे कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। तो सिंपली वी जस्ट ऐड देम फॉर ईच ऑफ दोज आयन्स और हमें मिल जाएगा अपना फॉर्मूला मास ऑफ दैट गिवन आयनिक कंपाउंड। इस केस में है हमारा सीजियम यानी Cs प्लस का, वी विल एड इट विथ हमारा जो क्लोराइड आयंस का है विच इज Cl माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इस केस में है 132.90545 यूनिफाइड मास और इस केस में है 35.5। तो कुछ इस तरीके से आई विल डिटरमाइन, इट कम्स आउट टू बी 168.4, जिससे मैं सिंपली एक राउंड ऑफ करके लिख सकती हूँ 168.4 यूनिफाइड मास। तो कुछ इस तरीके से निकलेगा मेरा फॉर्मूला मास। अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्सिसिटी बढ़ाऊं, एक और आयनिक कंपाउंड है, मान लीजिए जिंक क्लोराइड की बात कर रहे हैं। अब जिंक क्लोराइड में जो है मेरा आयंस का कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है that it exists as Zn2 plus 2Cl माइनस, ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता है आपका, राइट इस तरीके से डिसोसिएट होगा। अब इसमें क्या है, जो हमारा फॉर्मूला मास रहेगा फॉर जिंक 2 प्लस आयंस, दैट जो इसका अगर मान लीजिए मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसका B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, A यूनिफाइड मास और B यूनिफाइड मास फॉर जिंक आयंस के लिए, जिंक 2 प्लस के लिए, और क्लोराइड के लिए मान लीजिए B यूनिफाइड मास। तो इसका जब निकालूंगी मैं फॉर्मूला मास, इट विल कम आउट टू बी, अब ये जो है B, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 क्लोराइड आयंस हैं, तो इसका जो फॉर्मूला मास रहेगा ये यूनिफाइड मास कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड है निकालना द फॉर्मूला मास फॉर आवर आयनिक कंपाउंड्स। तो अब हमने देखा आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, और उसके बाद हमने देखा दैट कैसे हम एटम्स का, और एटम्स अगर डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे हम उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। Then when atoms they combine to form the elements and when elements they give us the molecules, तो हम molecular mass भी determine कर सकते हैं। And if there are different types of compounds like ionic compounds, तो कैसे हम उनका formula mass consider करते हैं। तो that was all for today's lecture। तो आज जितना भी पढ़ा इससे आप अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से रिवाइज करिए एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।